हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट नो ज्योग्राफी फैक्ट्स। ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड ओवरऑल फैक्ट्स हैं। ये समरी है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये जो कि एसएससी एग्जाम्स, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक दी हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उससे ले सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और भी हमारा एक फेसबुक पेज है, उसमें आप उसको लाइक करिए तो और भी कई इस तरीके की पीडीएफ बुक्स और कई सारी फाइल्स उसमें हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, कई पोस्ट भी करते रहते हैं, तो आप उसको भी फॉलो करिए। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं लेकिन आप हमारे पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको भी करते रहिए, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टडी स्टफ मिलेगा। पहला पार्ट हम बना चुके थे, सेकंड पार्ट में चालू करेंगे। पहले पार्ट में एक चीज़ मैंने गलत बोल दी थी। पहली बात तो ये कि इंडिया में देखिए 29 स्टेट है इस समय और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसमें से 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो जिसके पास कोस्टल है, कोस्टल एरियाज हैं, मतलब जो जिनके पास कोस्ट है। तो 9 स्टेट्स इन इंडिया हैव कोस्टल लाइन। 9 स्टेट्स अगर आप ये वेस्ट से चालू करें तो देखिए, जैसे इंडिया का मैप बना लेते हैं पहले। इस तरह का कुछ है हमारा इंडिया, इधर सिक्किम है ये, बाकी ये ऐसे करके होगा कुछ। इस तरह का होगा तो कोस्ट। अगर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इंडिया में कितने स्टेट ऐसे हैं जिनके पास कोस्टल एरिया है, या फिर कितने स्टेट ऐसे हैं जो कि जिनके पास कोस्ट है, जो जो कि ओशन से एक्सेस है जिनका। तो सबसे पहला एक उधर गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर इधर गोवा हो गया, 3 ही हो गए, फिर कर्नाटका हो गया 4, केरल हो गया 5, तमिलनाडु हो गया 6, आंध्र प्रदेश हो गया 7, फिर ये उड़ीसा हो गया 8 और वेस्ट बंगाल हो गया 9। तो 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास कोस्टल एरिया है। और फिर दूसरा फैक्ट ये था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया के मिडिल से पास होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से, वो इंडिया में कितने स्टेट से होकर गुजरती है? वो इंडिया में 8 स्टेट से होकर गुजरती है। देखिए, ये यहाँ से अगर मान लिया ऐसा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये 8 स्टेट में बता रहा हूँ आपको। इधर है गुजरात, फिर ये राजस्थान के जस्ट बॉर्डर से होके टच होके ही गुजरती है, तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर यहाँ पे आएगा एमपी, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। फिर आएगा इधर ये वेस्ट बंगाल 6, इधर आएगा त्रिपुरा 7 और इधर आएगा मिजोरम। तो 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया के, वो मैंने नाम बता दिए। वेस्ट से लेके ईस्ट तक क्या क्या होगा? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इंडिया के टोटल 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी की जो जिनके पास कोस्टल एरिया है, जो कि जो कोस्ट से रिलेटेड हैं। तो ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये देखिए, लेंथ ऑफ जो इंडियन कोस्ट लाइन है 7516 है इसकी। ये 9 स्टेट्स की मिला के कोस्टल लेंथ और प्लस जो दो इंडिया के आइलैंड हैं, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा ये लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में, और अंडमान जो कि बे ऑफ बंगाल में। तो अगर आप इसमें बाइफरकेट करेंगे तो जो ये आइलैंड की कोस्टल एरिया है वो करीबन 2000 के करीब है। और जो बाकी है, अगर आप लैंड की जो 9 स्टेट्स हैं इनकी जो कोस्टल लेंथ है करीबन 5500 के करीब है। याद रखिएगा इसका बाइफरकेशन भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 21st फैक्ट था है कि इंडिया में टोटल जो लैंड मास है उसमें से प्लेन्स सबसे ज़्यादा है। प्लेन्स 43.3% कवर कर रखा है, फिर प्लेटू ने 27.7, हिल्स ने 18.7 और माउंटेन ने 10%। तो ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है ये चीज़, एनसीईआरटी से उठाई गई है ये, कि इंडिया को में टोटल जितना लैंड मास है वो करीबन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। उसमें से प्लेन्स सबसे ज़्यादा है 43.3% के साथ। सेकंड नंबर पे प्लेटू है, थर्ड नंबर पे हिल्स है, फोर्थ पे माउंटेन्स ज्योग्राफी है। फिर 22nd मैंने पहले ही बता दिया कि इंडिया का जो टोटल एरिया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या फिर 32 लाख के करीब स्क्वायर किलोमीटर, वो टोटल जो वर्ल्ड एरिया है उसका 2.4% है। ये 16 नहीं होगी।
इंडिया वर्ल्ड की पॉपुलेशन की करीबन 17.5% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन इस समय 7 बिलियन से ऊपर पहुंच गई, 700 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। इंडिया की पॉपुलेशन है इस समय 1.3 बिलियन के करीब, यानी 130 करोड़ के आसपास। मेन इंडिया हैज ए कोस्ट लाइन ऑफ, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मेन इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 5500 किलोमीटर के अराउंड है। ये मैंने अभी अभी मिनिस्ट्री की साइड से देखा है, जो कोस्टल, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ ये CRZI है वो, उसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उसमें देखा है। तो ये होगी जो मेन इंडिया, मेन लैंड इंडिया की जो कोस्ट लेंथ है वो करीबन 5500 किलोमीटर है। फिर इंडिया देखिए, अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वाइज दे ले लें इसमें, तो नॉर्थ से साउथ तक का जो इंडिया का स्ट्रेच है वो ज़्यादा है, वो 3214 है, 3214 किलोमीटर है ये। और जो ईस्ट, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो, ये कम है, ये 2933 किलोमीटर। लेकिन जबकि अगर आप दोनों का जो ये लैटिट्यूड का अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये भी, और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस देखेंगे तो ये भी, ये तकरीबन तकरीबन 30 डिग्री के आसपास है। लेकिन इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल, ये जो नॉर्थ से साउथ का स्ट्रेच है ये ज़्यादा है, और जो ईस्ट से वेस्ट का है ये कम है। इसका रीज़न यही है कि देखिए, जैसे अर्थ ऐसी है, कुछ इलिप्टिकल टाइप की है, और जो ये मान लीजिए प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, और ये इक्वेटर है 0 डिग्री। तो जो लॉन्गिट्यूड होती हैं उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो यहाँ से ऐसे ऐसे बनाएंगी, और ये जितनी भी लॉन्गिट्यूड है ये सब इस पॉइंट पे जाके मीट हो जाएंगी। तो ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होता जाएगा वो घटती जाएगी। तो इसलिए ये इंडिया का स्ट्रेच नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्ट टू वेस्ट से। 25 फैक्ट है कि जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ये अभी मैंने बताया था 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, या फिर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से कुछ एरिया पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है POK में, और कुछ एरिया चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है, ये अक्साई चीन वाला एरिया। तो इसलिए जो इफेक्टिव एरिया है इंडिया का वो करीबन 3.18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 31 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। ये साउथ में, ईस्टर्न साइड में ये गल्फ ऑफ मन्नार, और ये साउथ ईस्ट में एक्चुअली गल्फ ऑफ मन्नार है, और पाक स्टेट है जो कि इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है। स्टेट का मतलब होता है एक्चुअली कि एक वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करती है। तो ये पाक स्टेट है, ये इधर है इसके गल्फ ऑफ मन्नार, और इधर है ये जो भी बे ऑफ बंगाल है। तो ये इन दोनों को कनेक्ट करती है। टोटल जो इंडिया के लैंड नेबर्स हैं वो 7 हैं। वैसे इफेक्टिवली तो इसको 6 ही माना जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान वाला, जहाँ पे अफगानिस्तान टच करता है इंडिया को, वो एरिया इंडिया के पास इफेक्टिवली अभी नहीं है, क्योंकि वो POK वाला एरिया है। टोटल जो लैंड नेबर्स हैं इंडिया के, मतलब माना जाएगा आंसर उसका 7। पाकिस्तान अगर आप वैसे चालू करें, फिर अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश और म्यांमार। 28 है कि इंडियाज आइलैंड इंक्लूड द, इंडिया के आइलैंड ग्रुप के बारे में दिया हुआ है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल में, ये इट इज़ ए ग्रुप ऑफ, ये 204 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 500 के करीब ग्रुप है ये इसका। 500 आइलैंड है इसमें से, जिसमें से लार्जेस्ट आइलैंड है मिडिल अंडमान। और ये अंडमान एक्चुअली इसको बोला गया है कि ये एक्सटेंशन है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो कंट्री का है उसमें अराकन यूमा एक माउंटेन रेंज है, उसका एक्सटेंशन है ये। सैडल पीक ये नॉर्थ अंडमान में ये हाईएस्ट पीक है इसकी। और निकोबार ये एक ग्रुप है 19 आइलैंड का करीब है, जिसमें से ग्रेट निकोबार ये लार्जेस्ट है, और ज़्यादातर वोल्केनिक हैं। ग्रेट निकोबार ये साउदर्न मोस्ट आइलैंड है, और ये 147 किलोमीटर दूर है सुमात्रा आइलैंड से, इंडोनेशिया के। फिर कुछ वॉल्केनिक जो आइलैंड है इंडिया में, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बैरन आइलैंड,
एंड नारकोंडम आइलैंड। बैरन एक्चुअली एक्टिव रहता है काफी, तो इसीलिए इसको इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। और ये इरप्शन होती रहती है इसमें, जैसे लास्ट, अभी नहीं हो रही है, मतलब ये डॉर्मेंट हो गया है इस समय। ये लास्ट इरप्शन हुई थी 200 ईयर्स के करीब, 200 साल पहले। अरेबियन सी, देखिए ये तो हो गए बे ऑफ बंगाल वाले, और ये अरेबियन सी में फिर ये लक्षद्वीप आइलैंड है। तो जितने भी आइलैंड हैं ये ऑल द आइलैंड्स इन अरेबियन सी आर कोरल आइलैंड। ये कोरल आइलैंड है, और दे आर सराउंडेड बाय द फ्रिंजिंग रीफ्स। नॉर्थ में लक्षद्वीप है और साउथ में मिनिकॉय आइलैंड है। फिर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि विच लाइन सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार, लिटिल अंडमान फ्रॉम कार निकोबार। ये पिछली बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट। तो 10 डिग्री चैनल है, ये आप याद रखिएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। डंकन पैसेज इट लाइज बिटवीन द साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, तो ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डंकन पैसेज लाइज बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। 9 डिग्री चैनल इट सेपरेट्स कावारटी फ्रॉम द मिनिको आइलैंड, ये अरेबियन सी के साइड में। कावारटी लक्षद्वीप की कैपिटल एक्चुअली। तो 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप आइलैंड को ये बाइफरकेट करता है। 8 डिग्री चैनल इट सेपरेट्स मिनिको आइलैंड फ्रॉम द मालदीव्स। तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिको आइलैंड को, जो मालदीव्स कंट्री है इंडिया के साउथ वेस्ट में। अब इंडिया के रिवर्स के बारे में देख लेते हैं कि इन इंडिया द रिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। एक तो हिमालयन रिवर, जिनको कि पेरिनियल रिवर बोलते हैं, जो जिनमें 12 मास यानी कि ऑल द 12 मंथ्स दे कैरी वाटर बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर एंड बिकॉज ऑफ द रेनफॉल। पेनिनसुलर रिवर ये मानसून जब आता है तब इसमें पानी आ जाता है। जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये पेरिनियल नहीं है, ये मतलब इसमें साल भर पानी नहीं रहता है। हिमालयन रिवर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिवर्स? ये 3 टाइप के सिस्टम है हिमालयन में। एक इंडस सिस्टम है, इंडस में जो 4-5 रिवर्स हैं, जैसे राबी हो गई, सतलुज हो गई, ब्यास हो गई, चेनाब हो गई, तो ये सब इंडस सिस्टम में आती हैं। फिर है गंगा सिस्टम, फिर है ब्रह्मपुत्र सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर्स में ये 4 टाइप के 4 मेजर सिस्टम्स हैं। ये महानदी रिवर सिस्टम, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये हो गई ईस्ट फ्लोइंग। और वेस्ट फ्लोइंग में भी हैं, जैसे कि नर्मदा और तापी। वो सिस्टम नहीं बोलेंगे उसमें, क्योंकि वो इतनी मेजर रिवर्स नहीं है। टोटल लेंथ इंडस की है ये करीबन 2880 किलोमीटर है। इंडिया में सिर्फ 709 किलोमीटर है, बाकी पूरी पाकिस्तान में है। इंडस जो सिस्टम है ये तिब्बत में इंडस नदी राइज होती है नियर मानसरोवर लेक, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। टोटल लेंथ गंगा की है ये 2525 किलोमीटर। ये पूरी मैक्सिमम जो गंगा है वो इंडिया में ही है। 1400, कुछ जो लास्ट वाला पार्ट है वो बांग्लादेश में मिल जाता है, जो जमुना बन जाती है वहां पे जाके गंगा। तो 2525 किलोमीटर गंगा इंडिया में है। उसमें से सबसे ज्यादा जो लेंथ है गंगा की वो है उत्तराखंड में, यूपी में एक्चुअली, यूपी और उत्तराखंड में मिला के 1450 किलोमीटर। फिर 450 के करीब है बिहार में, और 520 है वेस्ट बंगाल में। डिफरेंट सोर्सेस गंगा के हैं ये। देखिए गंगा जो रिवर है वो कई जो फाइनली मिलती है अलकनंदा और भागीरथी जो मिलके देवप्रयाग में बनाते हैं, वहां से आती है फाइनल गंगा। लेकिन उसके पहले भी कई सारी स्ट्रीम्स मिलके ये बनाती रहती हैं गंगा की कई सारी धाराएं। तो फाइनली ये बनती है अलकनंदा। और ये तो उसमें देखिए भागीरथी ये गौमुख से निकलती है, फिर अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, मंदाकिनी केदारनाथ से, और ये तीनों ये उत्तराखंड में है। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा फाइनल फॉर्मेशन करते हैं। उससे पहले भी कई सारी ये नदियां बनाते हैं। तो जैसे भागीरथी भी एक पार्ट है, फिर अलकनंदा भी पार्ट है, मंदाकिनी पार्ट है, तो ये तीनों उत्तराखंड में है। बांग्लादेश में जैसे ही गंगा इंटर करती है इसको पद्मा बोलते हैं। फिर जब ये ब्रह्मपुत्रा से भी मिल जाती है तब इसको जमुना बोलते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। फिर ब्रह्मपुत्र सिस्टम ये तिब्बत से
ओरिजिनेट होता है। चेम यांग दुंग ये ग्लेशियर है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय विच नेम, जमुना। तो सॉरी, ये मैं गलत बोल गया था, गंगा को नहीं जमुना बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, और गंगा को पद्मा बोलते हैं। ये काफी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। लॉन्गेस्ट जो पेनिनसुलर रिवर है वो है गोदावरी रिवर, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर विच आर द थ्री गल्फ्स इन द इंडियन टेरिटरी, सबसे पहला गल्फ ऑफ कच्छ है वेस्ट में, वेस्ट ऑफ गुजरात में। फिर एक गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खम्बत, ये गुजरात में है। देखिए गुजरात ऐसा है कुछ, तो इधर है ये गल्फ ऑफ कच्छ और इधर है गल्फ ऑफ कैम्बे। फिर तीसरा गल्फ ऑफ मन्नार है जो कि साउथ ईस्ट ऑफ तमिलनाडु है। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसे, ये तमिलनाडु है ये वाला पार्ट, इसके साउथ ईस्ट वाले पोर्शन में यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार। तीन गल्फ है इंडिया में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, गेहूं का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूपी है, याद रखिएगा। यूपी ओवरऑल जो फूड प्रोडक्शन है उसमें भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूपी है। लेकिन राइस का अगर आप सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देखेंगे तो वो वेस्ट बंगाल है। गन्ने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी यूपी है। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गुजरात। टी यानी कि चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है असम। कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कर्नाटका। कर्नाटका में जितनी भी इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन होता है 80% से ज्यादा कर्नाटका में ही होती है। फिर जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में वेस्ट बंगाल। और इंडिया ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा जूट का प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे बांग्लादेश है। फिर जो टोबैको का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में वो आंध्र प्रदेश है। फिर जो बनानाज यानी कि केले का सबसे बड़ा इंडिया में जो प्रोड्यूसर है वो है तमिलनाडु। अनियन का प्रोड्यूसर यानी कि प्याज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में महाराष्ट्र। ब्लैक पेपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में केरला। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाकी नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हमने चालू किया है टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड फैक्ट्स। ये ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, अर्थ से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, सोलर सिस्टम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। और ये फैक्ट्स हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक्स की समरी आप मान सकते हैं इसको, और भी कई सारी बुक से कलेक्टेड है ये फैक्ट्स। ये आपको ज़रूर याद रखने हैं फैक्ट्स। अगर आपने ये वाली पूरी सीरीज एक बार ठीक से देख ली तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के सही हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड ज्योग्राफी वाज, ये इरिस्टोथीनिस। ये इन्होंने किया था पहले ही बार ज्योग्राफी वर्ड का यूज, ये 276 से 194 बीसी में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेजेंटेड द इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप, कि पहली बार इंडिया को वर्ल्ड मैप पे किसने प्रेजेंट किया था, ये थे टोलमी। फिर है 10 डिग्री लैटिट्यूड गिव द सेपरेशन ऑफ 111 किलोमीटर। याद रखिएगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस ये होता है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए लैटिट्यूड, मान लीजिए ये है अर्थ, ये थोड़ा इसमें सही नहीं बन पाती है, इसमें फिर से देखिए एक बार। ये मान लीजिए अर्थ है, इस तरह का इलिप्टॉइडल शेप होता है आपका, यहाँ पोल्स पे फ्लैट होती है और सेंटर में बल्ज होता है इसका। तो ये जो ये ऐसी लाइनें होती हैं इसमें पैरेलल्स होते हैं, ये होती हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, ये आप ट्रिक याद रखिए। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाली लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स पोल पे मिलती हैं, और लॉन्गिट्यूड्स, अगर लॉन्गिट्यूड्स को बोलते हैं मेरिडियंस। और ये जो ये होती है प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच मीन लाइन से पास होती है, जो कि लंदन में एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ से पूरे वर्ल्ड की, पूरे अर्थ का टाइम जोन सेट होता है। और ये होती है, ये इक्वेटर होती है, ये 0 डिग्री इक्वेटर होती है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितनी है, 181, क्योंकि ऊपर 90 नीचे 90, और ये 1,
ये इक्वेटर वाली। और टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस कितनी होती है? 360। ये 180 इधर और 180 इधर। तो ये सब याद रखिएगा। लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, ये रिलेटिव लाइन को। लॉन्गिट्यूड मतलब उसके परपेंडिकुलर। तो 10 डिग्री लैटिट्यूड गिव द सेपरेशन ऑफ 111 किलोमीटर। 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड गिव्स द इज इक्वल टू 4 मिनट्स। याद रखिएगा। क्लोजेस्ट कैपिटल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होती है, ये है रांची। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया, अगर आप ये मानिए इंडिया का मैप है, ये कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे सिक्किम होगा, फिर ऐसे करके इस तरह का कुछ मैप होगा अगर आप देखें। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लाइन है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से पास होती है। देखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से पास होती है ये। और ये इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल हॉब्स में डिवाइड करती है, मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है ये। और ये इंडिया में 8 स्टेट से पास होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो इंडिया में 8 स्टेट से पास होती है। कौन कौन से? ये इधर से ये गुजरात, गुजरात से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर राजस्थान में जस्ट ये बाउंड्री से पास होती है राजस्थान में। फिर ये एमपी है, 3 स्टेज हो गया। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है 4। फिर यहाँ झारखंड है 5। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है 6। और फिर यहाँ पे त्रिपुरा है 7। और ये है इधर मिजोरम 8। 8 स्टेट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखिएगा। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से पास होती है। इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ये है कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड फैक्ट। क्लोजेस्ट कैपिटल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये रांची। और 3 अदर जो स्टेट कैपिटल है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, वो है जयपुर, ऐजवाल और अगरतला। एटमॉस्फेयर लेयर विच रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स इज नोन एज आयोनोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है कि अगर आप ग्राउंड देखेंगे तो सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये ट्रोपोस्फेयर में जितने भी अर्थ के वेदर रिलेटेड फिनोमिना है, जैसे कि रेनफॉल हो गया और क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, टॉर्नेडो फॉर्मेशन हो गया, और भी जितने वेदर से रिलेटेड या क्लाउड से रिलेटेड या क्लाइमेट से रिलेटेड फिनोमिना ये ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर जो सन रेज से आने वाली यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करती है। वो यूवी रेडिएशन काफ़ी डेंजरस होती है ह्यूमन लाइफ के लिए। और अगर वो डायरेक्ट एक्सपोजर उसका ह्यूमन बॉडी पे होगा तो स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये ट्रोपोस्फेयर होती है करीबन 8 से लेके 16 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फेयर होती है 40-50 किलोमीटर के करीब ग्राउंड से। फिर होती है थर्ड नंबर पे मीजोस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब कई बार यूनिवर्स से या स्पेस से मेटोराइट्स की बॉडीज आती हैं, टाइनी जो प्लैनेट्स के, ये आप बोल सकते हैं, या स्टोन के, रॉक्स के होते हैं ये मेटोराइट्स। और ये डायरेक्ट अगर ये आते हैं तो अर्थ पे काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। तो ये मीजोस्फेयर से जैसे ही ये पास करते हैं तो बर्न आउट हो जाते हैं। इसलिए मीजोस्फेयर इंपॉर्टेंट है। फिर थर्मोस्फेयर है, फिर ये आइनोस्फेयर है, ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। और लास्ट में एक्सोस्फेयर है। ये कुछ लेयर्स हैं, आप याद रखिए। ये ट्रिक इसकी ये हो सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRST होता है, तो उसी हिसाब से ये MST होगा ये। क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो MST याद रखिए कि पहले आता है M, फिर आता है S, फिर आता है T। तो इसलिए मीजोस्फेयर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, और फिर ये ट्रोपोस्फेयर। ये याद रखिएगा। और बाकी आपको 3 ऊपर वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर विच स्टेट इज नोन एज नेम ऑफ ब्लैक वाटर? ये अंडमान एंड निकोबार है। विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स? अभी मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 8 स्टेट से पास होता है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये त्रिपुरा और मिजोरम। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है ये डेल्टा ऑफ गंगा। ये डेल्टा ऑफ गंगा और प्लस ब्रह्मपुत्रा है। 2 रिवर से मिलकर बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से। और ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बॉर्डर पे, देखिए इस जगह है, यहाँ पे कहीं अगर ये देखें, ये यहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा, यहाँ बांग्लादेश है और ये इंडिया है। तो कुछ पार्ट इसका है सुंदरबन डेल्टा का इंडिया में, कुछ
बांग्लादेश में। तो लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा या फिर सुंदरबन डेल्टा। टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया सब जानते हैं, मानसून टाइप का है। ज़्यादातर जो 12 फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द आयरन इंडिया इज फाउंड इन धारवाड़। ज़्यादातर इंडिया में आयरन जो है वो धारवाड़ रॉक्स में मिलता है, कर्नाटक के आसपास वाले एरिया में, पेनिनसुलर प्लेटू में। ओजोन लेयर अभी मैंने बताया स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। रिंग ऑफ फायर, ये इट रिफर्स टू सरकम पैसिफिक सिस्टम बेल्ट। देखिए रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर का मतलब है कि वर्ल्ड में वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज आते हैं, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब 80 से 90% वर्ल्ड में जितने भी वॉल्केनो आते हैं वो सब रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में आते हैं। रिंग ऑफ फायर है कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशन में है ये, सराउंडिंग इसकी कंट्रीज, जापान भी है इसकी बाउंड्री पे, इसीलिए जापान में हमेशा इसमें अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आया करते हैं। और रिंग ऑफ फायर काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, याद रखिएगा ये पैसिफिक ओशन में है ये पूरा। रिंग ऑफ फायर इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि वॉल्केनोज और अर्थक्वेक और ये सब काफ़ी एक्टिव रहते हैं इस एरिया में। फिर विली इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन occurring इन द कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है विली, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आता है। फिर 16 फैक्ट है कि बगलीहार जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको चेनाब नदी पे बनाया गया है। तो बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर। रेगुर का मतलब होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये जो पेनिनसुलर प्लेटो में, डेक्कन प्लेटो में ही पाई जाती है, इसीलिए वो वाले महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया कॉटन की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेगुर सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है। फिर है ये विच टू पेनिनसुलर रिवर थ्रो थ्रू ट्रप्स, यानी कि जो, देखिए ज़्यादातर जो पेनिनसुलर की रिवर्स है वो हमेशा वेस्टर्न घाट से लेके ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। लेकिन ये दो एक्सेप्शन है, जो लार्ज रिवर्स है नर्मदा और तापी, दे फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली एंड दे, और यू कैन से नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लो थ्रू द ट्रप्स। तो ये 18th हो गया फैक्ट। हाउ मच एरिया डज इंडिया कवर ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? ये 2.42% है। पूरे वर्ल्ड का एरिया आप देखेंगे और इंडिया का एरिया उससे कंपेयर करेंगे तो इंडिया का एरिया करीबन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। उसमें से कुछ पाकिस्तान और ये चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो करीबन 31 लाख 80,000 के करीब है अभी तक, अभी इंडिया का इफेक्टिव एरिया। इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 32.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। वो अगर आप वर्ल्ड से कंपेयर करो तो 2.42% है इंडिया का एरिया एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड एरिया, वर्ल्ड एरिया। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन आप देखोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया में 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है और इंडिया में सिर्फ 4% वाटर है। ये तीन फैक्ट आप याद रखिएगा, 17.5% है इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया का एरिया है सिर्फ 2.42%। और इंडिया में सिर्फ वाटर, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, सिर्फ 4% है। लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन ये है टोटल 7516 किलोमीटर। इसमें ये देखिए इंडिया में 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कोस्ट लाइन है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से चालू है, जैसे कि ये गुजरात है सबसे पहला स्टेट जिसकी कोस्ट लाइन है। गुजरात की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे लंबी है, याद रखिएगा ये फैक्ट एग्जाम में आ चुका है कई बार। यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जाम में और एसएससी सीरियल रेलवे में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इंडिया में टोटल 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि कोस्टल स्टेट है, जिनके पास कोस्ट है। लिस्ट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से, अगर आप वेस्ट से चालू करें, सबसे पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, यहाँ पे बीच में छोटा सा गोवा है, 3 हो गए। फिर ये कर्नाटक 4, फिर केरला 5, फिर तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। 9 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जो कि कोस्टल स्टेट है, जिनके पास कोस्टल लाइन है। और इन 9 की कोस्टल लाइन को मिला के और प्लस ये जो दो, एक इधर है अंडमान निकोबार आइलैंड और इधर है लक्षद्वीप आइलैंड, इन दोनों की कोस्टल लाइन को मिला के इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर आप सिर्फ 9 स्टेट की कोस्टल लाइन देखेंगे तो ये है करीबन 5500 किलोमीटर। ये मैंने हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट नो ज्योग्राफी फैक्ट्स फॉर ऑल द एग्जाम्स लाइक एसएससी,
रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, यूपीएससी और भी जितने स्टेट पीसीएस एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये वीडियो। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको गंगा रिवर की फॉर्मेशन बता रहा था, वो अभी इसमें मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता दे रहा हूँ कि गंगा की फॉर्मेशन एक्चुअली 5 स्टेजेस में होती है गंगा रिवर की। पहले एक अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा, तो ये मिलती है धौली गंगा से। अलकनंदा मिलती है धौली गंगा से, कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। ये 5 टाइप के प्रयाग हैं, याद रखिएगा। तो पहले अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है विष्णु प्रयाग में, फिर अलकनंदा मिलती है नंदाकिनी रिवर से, और ये कहाँ पे मिलती है? नंद प्रयाग में। फिर अलकनंदा मिलती है पिंडर रिवर से, और ये कहाँ पे मिलती है? कर्ण प्रयाग से, KARNAPRAYAG, कर्ण प्रयाग से। फिर अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी रिवर से, और ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। और फाइनली अलकनंदा मिलती है भागीरथी से देवप्रयाग में। तो ये जो फॉर्मेशन होता है अलकनंदा प्लस भागीरथी, और फिर ये देवप्रयाग में मिलती है हरिद्वार के थोड़ा सा ऊपर, वहां से इस रिवर को गंगा रिवर बोलते हैं। तो गंगा रिवर की फॉर्मेशन की 5 स्टेजेस हैं, आप याद रखिएगा। पहले अलकनंदा मिलेगी धौली गंगा से विष्णुप्रयाग में, फिर अलकनंदा मिलेगी नंदाकिनी रिवर से नंदप्रयाग में, फिर अलकनंदा मिलेगी पिंडर रिवर से कर्णप्रयाग में, फिर अलकनंदा मिलेगी मंदाकिनी रिवर से रुद्रप्रयाग में, फिर अलकनंदा मिलेगी फाइनली भागीरथी रिवर से देवप्रयाग में, तब जाके गंगा रिवर बनती है। तो ये पिछले वाले वीडियो में फैक्ट क्लियरली नहीं मैं आपको बता पाया था, इसलिए मैंने बताया। इसमें 54 तक हो गए थे पिछले वीडियो में, ये थर्ड पार्ट है इसका। इसमें वर्ल्ड कॉन्टिनेंट से चालू करेंगे कि विच आर द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। एशिया, अफ्रीका, फिर ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये एक्चुअली जितने भी 7 ये कॉन्टिनेंट हैं, ये जो एक पैंजिया सबसे पहले सुपर कॉन्टिनेंट था उसके पार्ट माने गए हैं 250 मिलियन ईयर्स के अगो, 250 मिलियन ईयर्स आज से साल पहले। फिर अर्थ से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसमें वाटर की प्रेजेंस है, एंड इट इज डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। शेप ऑफ अर्थ है, ये ऑब्लेट स्फेरॉइड है, या फिर ऑब्लेट इस इलिप्सॉइड भी बोलते हैं इसको। ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, फ्लैटेंड है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है पोल्स पे, जैसे ये इस टाइप का है कुछ, इस टाइप का है ये। मतलब जैसे आपने प्याज देखा होगा, इलिप्टिकल होता है, तो पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट होता है, और इधर की तरफ थोड़ा सा बल्ज होता है। ये दोनों ईस्ट और वेस्ट साइड पे, पोल्स पे ये थोड़ा सा फ्लैट होगा। तो ये ऑब्लेट इलिप्सॉइड है, फ्लैटेंड अ लिटिल एट द पोल्स विद अ स्लाइट बल्ज एट द सेंटर। तो स्लाइट बल्ज होता है इसमें सेंटर की तरफ, दोनों ईस्ट और वेस्ट की तरफ, और ये पोल्स पे फ्लैट होता है। सरकमफ्रेंस अर्थ की है ये 40,232 किलोमीटर। एरिया अर्थ का है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन है ये 150 मिलियन किलोमीटर। याद रखिएगा, एवरेज जो अर्थ की एवरेज स्पीड है, एवरेज डिस्टेंस है सन से, वो 150 के करीब है, ये 150 मिलियन किलोमीटर। ये 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। फिर ये 59 फैक्ट है कि अर्थ जो, देखिए दो टर्म होते हैं, एक होता है पेरीहिलियन और एक होता है एपीहिलियन। पेरीहिलियन का मतलब होता है कि अर्थ की नियरेस्ट पोजीशन सन के, तो नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ टू द सन। और एपीहिलियन मतलब होता है फारदेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। सन को रेफरेंस लेके जो नियरेस्ट पोजीशन होगी अर्थ की उसको पेरीहिलियन बोलेंगे, जो फारदेस्ट पोजीशन होगी उसको एपीहिलियन बोलेंगे। और ये जो अर्थ अर्थ अपनी पेरिलियन यानी कि जो नियरेस्ट पोजीशन टू द सन में पहुंचता है हर हर साल 3 जनवरी में। तो द अर्थ रीचेज इट्स पेरिलियन ऑन 3 जनवरी एवरी ईयर एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर, या फिर करीबन 14.7 करोड़ किलोमीटर के करीब है ये। और एपीलियन इट इज द फारदेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन
and the Earth reaches its aphelion position on 4th July when the Earth is at a distance of around 152 million किलोमीटर। तो ये मतलब जो एपीलियन और जो पेरिलियन है ये सन को रेफरेंस लेके, मान लीजिए सन है, ये अर्थ है। तो अर्थ अपनी पेरिलियन यानी कि सबसे पास की पोजीशन पे पहुंचेगा 3 जनवरी को, याद रखिएगा ये हर साल 3 जनवरी को पहुंचता है। और सबसे दूर वाली पोजीशन यानी कि एपीलियन में पहुंचेगा 4 जुलाई को। तो सबसे पास वाली जो पेरिलियन की पोजीशन होगी कितनी होगी, 147 मिलियन किलोमीटर, और सबसे दूर वाली कितनी होगी, 152 मिलियन किलोमीटर। फिर 61 में ये फैक्ट है कि अर्थ स्पिन ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ जो रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ करता है। टोटल रोटेशन होता है अर्थ का, एक रोटेशन टाइम लेता है 23 आवर्स 56 मिनट और 40.91 सेकेंड। तभी ये जो कुछ ये पर डे ये 24 घंटे के हिसाब से अगर आप देखें तो ये कुछ 3 मिनट बच जाते हैं, वही साल में मिला के ये ये करीबन 6 घंटे हो जाते हैं, और 4 साल में मिलके ये लीप ईयर बन जाता है। लॉन्गेस्ट डे नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है 21 जून को, और शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को। लॉन्गेस्ट डे साउथ हेमिस्फीयर में होता है 22 दिसंबर को, जिस दिन ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा। और शॉर्टेस्ट डे साउथ हेमिस्फीयर में होता है जून में, 22 जून में, जब यहाँ पे 21 जून में, जब यहाँ पे नॉर्थ में लॉन्गेस्ट डे होगा। डेज और नाइट ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं इक्वेटर पे। देखिए मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ ऐसे मूव कर रही है सन के चारों ओर। इसमें देखिए 4 पोजीशन बनती हैं ये, तो ये यहाँ पे जो अर्थ है ये इस तरह की एक्सिस होगी इसमें। तो ये जो पोजीशन होगी इसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं। और यहाँ पे 21 जून के करीब जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसमें सनरेज डायरेक्टली पड़ती है परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे पड़ता है समर सोल्स्टिस, और ये जो सोल्स्टिस होता है ये हमेशा नॉर्थ हेमिस्फीयर के रेफरेंस में लिया जाता है। तो यहाँ पे ये होगा समर और यहाँ पे होगा विंटर, क्योंकि नॉर्थ यहाँ पे जो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये ये जो सन रेज है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के परपेंडिकुलर पड़ेंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दूर हो जाएगा ये अर्थ से। और ये जो 2 पोजीशन है ये होती हैं इक्वेटर की, मतलब यहाँ पे जो अर्थ सन की रेज है वो इक्वेटर के परपेंडिकुलर पड़ेंगे। तो यहाँ पे इक्विनॉक्स बनता है दोनों जगह 23 मार्च में, और ये यहाँ पे सितंबर में। और यहाँ पे 21 जून को बनता है समर सोल्स्टिस या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, और यहाँ पे 22 दिसंबर को साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये 4 पोजीशन याद रखिए, अर्थ ऐसे घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और यहाँ पे ये दोनों पोजीशन है इक्विनॉक्स, ये समर सोल्स्टिस ये विंटर सोल्स्टिस। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर है कि व्हाट इज द अर्थ्स एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये करीबन 29.7579 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर अर्थ टेक टाइम रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन, ये अर्थ रिवॉल्यूशन और रोटेशन में 2 टाइप के मोशन करता है अर्थ। रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस के राउंड घूमती है अर्थ, एक दिन में एक बार करीबन घूम जाती है। और रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ पूरा सन का एक चक्कर लगाती है। तो उसको जो टाइम लगता है, जो रिवॉल्यूशन को टाइम लगता है वो 365 दिन यानी कि 1 साल प्लस 5 आवर्स प्लस 48 मिनट्स प्लस 45.51 सेकेंड। तो करीबन 6 घंटे हो जाते हैं ये। और यही हर 4 साल में मिलके एक नया दिन बना लेते हैं, इसीलिए हर 4 साल में लीप ईयर पड़ता है। इक्वेटर का मतलब होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड में बताया था कि अर्थ में 2 टाइप की ये रेज होती हैं, ये पोजिशन होती हैं। ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड ये है। यहाँ पे प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री ये बोलते हैं। ग्रीनविच मीन लाइन से ये पास है, तो उसी हिसाब से जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं सबकी टाइमिंग डिफाइंड है। और ये वाली जो लाइन है इसको 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री लाइन है। नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल रिप्रेजेंट 90 डिग्री साउथ।
23.5 यानी कि 23 प्लस ½ डिग्री नॉर्थ, ये बोलते हैं। इस लाइन के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, याद रखिएगा। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ये 8 स्टेट हैं वेस्ट टू ईस्ट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है वो लाइन जो कि 23.5 डिग्री साउथ से पास हो रही है, या फिर 23 प्लस ½ डिग्री साउथ से पास होती है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ से जो ये पास होती है उसको आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। और 66.5 डिग्री साउथ से जो सर्किल पास होता है उसको अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर? यहाँ पे ये करीबन 180 लैटिट्यूड्स हैं। ये लैटिट्यूड्स, ये मतलब ये वाले, तो 90 ऊपर और 90 नीचे। नहीं, 180 होगा ये। 90 डिग्री एक्चुअली ऊपर है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, और ये जीरो वाली है। तो ये 90, ये 90, ये प्लस ये वन इक्वेटर वाली, तो इसलिए टोटल लैटिट्यूड है 181, इंक्लूडिंग द इक्वेटर। अगर इक्वेटर को इंक्लूड करेंगे तो 181 टोटल लैटिट्यूड्स है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल। मतलब किसी भी दो पैरेलल लैटिट्यूड, यानी कि या तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के जो लैटिट्यूड होंगे, और 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होगी हमेशा इक्वल होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज नॉट इक्वल। मेरिडियन मतलब होता है कि जैसे देखिए ये तो हो गया इक्वेटर, और ये होती है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि ये इस लाइन के पैरेलल होती हैं। लेकिन ये जो मेरिडियन होता है इसका मतलब प्राइम मेरिडियन, मान लिए ये यहाँ पे है 0 डिग्री लाइन। प्राइम ये मेरिडियंस होती हैं इस तरह से होती हैं कुछ। ये जो जितनी भी मेरिडियंस होती हैं वो हमेशा पोल्स पे मीट करती हैं। तो ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो घटती जाती है पोल्स की तरफ, या तो आप नॉर्थ में जाओ या साउथ में जाओ, दोनों तरफ जो दो मेरिडियंस, जो कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो घटती जाती है। इसीलिए इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग लैटिट्यूडनल से। वही लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज नॉट इक्वल। इक्वेटर पे 1 डिग्री होती है करीबन 111 किलोमीटर, याद रखिएगा ये। और एट 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ इट इज 96.5 किलोमीटर। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग दिस वे अंटिल इट इज जीरो एट द पोल्स। मैंने बताया अभी आपको, मेरिडियंस की जो है ये डिस्टेंस इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, 111 किलोमीटर के करीब होती है, और ये जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे जीरो हो जाएगी। और देखिए 30 डिग्री जब ये नॉर्थ पे आए या 30 डिग्री साउथ पे आए तो ये कितनी हो गई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 96.5 किलोमीटर। टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस अर्थ में है 360। अगर आप इसको रेफरेंस लेंगे यहाँ से तो ये 180 पूरी यहाँ से बनेंगी, 180 इधर बनेंगी, तो 360 है टोटल। प्राइम मेरिडियन इज a longitude of 0 डिग्री which is passing through the Royal Observatory at Greenwich near London। देखिए जब सबसे पहली बार जब ये प्राइम मेरिडियन का डेजिग्नेट किया था तो वो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे काफ़ी डोमिनेटिंग थे उनके साइंटिस्ट। तो उन्होंने रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि लंदन में लोकेटेड है, वहाँ पे ग्रीनविच नाम की जगह से किया था, इसीलिए उसको जीएमटी बोलते हैं, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। और उसी से पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन डिसाइड होते हैं। फिर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लैटिट्यूडनल जोन्स? 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स हैं ये। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये अर्थ है मान लिए, तो ये यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, और फिर उसके बाद 5-5 डिग्री के डिफरेंस पे ये 24 होंगे। सॉरी, 5-5 डिग्री नहीं, यहाँ पे 15-15 डिग्री
ये के डिफरेंस पे टोटल 24 होंगे, दोनों तरफ छः छः होंगे। ये 12 इधर होंगे टोटल, और 12 इधर होंगे। ये इस देखिए, ये इसलिए है क्योंकि 360 डिग्री का एंगल होता है टोटल, अगर आप पूरा सर्कल लेंगे उसमें से 24, अगर आपको लैटिट्यूडनल जोन्स को बांटना है तो 360 बाई आप 24 कर दो, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर माना गया है, और या इसको आप 60 से और डिवाइड करोगे तो 4 मिनट पर डिग्री हो गया है। लूनर इक्लिप्स जब आता है तो अर्थ एक्चुअली कम्स बिटवीन सन एंड मून, तो अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में, तब उसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सीस्मिक फोकस। देखिए, जब अर्थक्वेक आता है तो एक पॉइंट होता है नीचे अर्थ के सरफेस के नीचे, जहाँ से अर्थक्वेक एक्चुअली ओरिजिनेट होता है, जहाँ से सीस्मिक वेव प्रोड्यूस होना चालू होती है, सीस्मिक वेव, उसको फोकस बोलते हैं। और उसी के ऊपर जस्ट जो ग्राउंड पे पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। देखिए, यही लिखा है कि द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। फिर द पैसेज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज रिकॉर्डेड बाय सीज्मोग्राफ। सीज्मोग्राफ से इसको रिकॉर्ड करते हैं। 3 टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं अर्थ में: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक एक्चुअली जब एक रॉक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं। इग्नियस मतलब ओरिजिनल रॉक्स होती हैं ये, और ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सट्रूसिव, एक होती है इंट्रूसिव। सेडिमेंट्री मतलब जैसे जब रिवर्स और जितने भी इरोजन वाले एजेंट होते हैं, रिवर्स हो गया, विंड हो गई, एयर हो गई, तो वो जब फ्लो करते हैं तो सेडिमेंट्स कलेक्ट करते जाते हैं, उनसे रॉक की फॉर्मेशन होती है, लेयर बाय लेयर बनती जाती है रॉक, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। कंपोजिशन ऑफ अर्थ आप इसमें देख लिए, करीबन 100 एलिमेंट्स हैं ये अर्थ में, और ये जो फॉलोइंग 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है अर्थ, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अर्थ में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 46.5%। सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन है, थर्ड पे एल्यूमिनियम, फोर्थ पे आयरन, फिफ्थ पे कैल्शियम, सिक्स पे सोडियम, सेवन पे पोटेशियम और एट पे मैग्नीशियम। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, ये था थर्ड पार्ट, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मस्ट नो ज्योग्राफी फैक्ट्स, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सभी के लिए ज़रूरी है। 3 पार्ट देख चुके हैं पिछले हम लोग। इस पार्ट में सोलर सिस्टम से चालू करेंगे। 81 क्वेश्चन हो चुके हैं पहले के 3 पार्ट्स में, बाकी 84 से यहाँ से चालू करते हैं। कि अर्थ सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द प्लैनेट्स। पहले 9 थे, अब 8 हो गए, प्लूटो को हटा दिया गया प्लैनेट की लिस्ट से। फिर है 83rd फैक्ट है कि ड्वार्फ प्लैनेट एंड काउंटलेस फ्रैगमेंट्स ऑफ लेफ्ट टुवर्ड्स, जो कई सारे प्लैनेट्स के ये फ्रैगमेंट्स हैं, ये टुकड़े हैं, उनको एस्टेरॉइड्स, मेटेओर्स, कॉमेट्स एंड सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स बोलते हैं। इनको स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडीज भी बोलते हैं। लाइट ईयर ये एक डिस्टेंस की यूनिट होती है, जो सन से अर्थ की डिस्टेंस, या फिर सन एक स्टार है उसके दूसरे स्टार्स की डिस्टेंस इसमें मेजर की जाती है लाइट ईयर में। एंड इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम एट a speed of 3 into 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट ईयर क्या होती है? इट ये एक डिस्टेंस होती है जो लाइट कवर करती है 1 साल में, वैक्यूम में अगर उसको रखा जाए। और क्या उस किस स्पीड से करती है वो डिस्टेंस कवर? 3 into 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एयू, ये क्या होती है? इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 60,000 AU। फिर 86 फैक्ट है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एट विच द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क, और इट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। फिर है 87 फैक्ट है कि इफ द स्टार इज ऑफ सन साइज it becomes a white dwarf. Their central density can reach up to 10 gram per cubic centimeter.
88 फैक्ट है कि ब्राइटेस्ट जो स्टार है आउटसाइड सोलर सिस्टम वो है उसको सीरियस बोलते हैं, इसको डॉग स्टार भी बोला जाता है। 89 फैक्ट है कि क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम मतलब सन प्लस जो 8 प्लैनेट्स अभी बचे हैं, पहले 9 थे, उसके सोलर सिस्टम के क्लोजेस्ट जो स्टार है वो है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या नाम याद रख लीजिए, डायरेक्ट आ सकता है। और ये इसकी जो डिस्टेंस है सोलर सिस्टम से 4.2 लाइट ईयर्स अवे है ये। फिर सेकंड नंबर पे आता है अल्फा सेंचुरी, ये 4.3 लाइट ईयर्स अवे। और थर्ड नंबर पे आता है बर्नार्ड स्टार, ये 5.9 लाइट ईयर्स अवे है। सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट स्टैटिक जीके के फैक्ट्स हैं, ये आप डायरेक्ट आ सकते हैं इस एग्जाम में। टोटल देखिए, अगर ये सन है और ये 8 प्लैनेट होते हैं यहाँ पे, ये एक एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। ये 9 जो भी ये सन के सराउंड में जो प्लैनेट्स हैं जो सन का रिवॉल्यूशन करते हैं उनको याद रखने की ट्रिक। और सन से एम से होगा, तो ये एम से होगा मरकरी, तो मरकरी सन के सबसे पास में है। फिर होगा वीनस, माई वेरी, देखिए माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, तो अब पीस प्लूटो तो हट गया है, बाकी आप याद रख लीजिए 8 प्लैनेट्स सन से ये क्रोनोलॉजी वाइज कैसे हैं। तो माई मतलब एम से होगा मरकरी, वी मतलब वेरी, वी से होगा वीनस, ई से होगा अर्थ, फिर मदर है ये एम से होगा मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस और फिर है नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं सन से। अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस इसकी मरकरी से नेपच्यून की तरफ बढ़ती जा रही है, मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है सन के। तो उसी से रिलेटेड देखिए फैक्ट है, बिगेस्ट प्लैनेट जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी, हॉटेस्ट प्लैनेट भी मरकरी है क्योंकि सबसे पास है सन के, नियरेस्ट टू द सन अभी मैंने बताया मरकरी है, फारदेस्ट फ्रॉम द सन ये नेपच्यून है क्योंकि प्लूटो को माना ही नहीं गया प्लैनेट, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ ये अर्थ के जस्ट, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं सॉरी सही है, माई वेरी इफिशिएंट, तो अर्थ के सबसे पास है वीनस, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है, ब्राइटेस्ट स्टार आफ्टर सन ये सीरियस है, अभी मैंने बताया था आपको, प्लैनेट विद मैक्सिमम सैटेलाइट्स ये जुपिटर है, फिर है कोल्डेस्ट प्लैनेट सबसे दूर वाला होगा, पहले प्लूटो था जब माना जाता था, 2005-6 के करीब प्लूटो को हटा दिया गया था इसलिए से, तो कोल्डेस्ट प्लैनेट इस समय कौन सा होगा, नेपच्यून, सन से सबसे दूर है। हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, और हॉटेस्ट प्लैनेट में थोड़ा सा मुझे डाउट है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट मेरे हिसाब से शायद ये मरकरी होगा क्योंकि मरकरी सन के सबसे पास है, सबसे क्लोजेस्ट है। एक बार आप चेक करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चेक करके बता दूंगा। हैवीएस्ट प्लैनेट है जुपिटर, रेड प्लैनेट बोलते हैं मार्स को, इसमें मार्स में जो भी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए और भी मीथेन को एक्सप्लोर करने के लिए कई सारे स्पेस मिशंस लॉन्च किए जाते हैं अर्थ से, जैसे पहले नासा ने किया था, फिर यूरोपियन एजेंसी ने, फिर रशिया ने, फिर ये इंडिया का भी मार्स मिशन पहली बार में वहाँ पे अभी इस समय एक्सप्लोर कर रहा है मार्स के एरिया को। मार्स को बोलते हैं रेड प्लैनेट। बिगेस्ट सेटेलाइट को बोलते हैं गैनीमीड, इस स्मॉलेस्ट सेटेलाइट है डीमोस। ब्लू प्लैनेट अर्थ को बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार दोनों बोलते हैं वीनस को। अर्थ ट्विन भी बोलते हैं वीनस को क्योंकि ये अर्थ की अर्थ ट्विन वीनस को बोला जाता है क्योंकि वीनस में भी ऐसी संभावना है कि वहाँ भी लाइफ है, और कुछ जो कंडीशंस अर्थ में पाई जाती हैं वो वीनस में भी पाई जाने की संभावना है। ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं नेपच्यून को, प्लैनेट विद अ बिग रेड स्पॉट, एक बिग रेड स्पॉट किस प्लैनेट में, जुपिटर में, लॉर्ड ऑफ द हेवंस जुपिटर को बोलते हैं। ग्रेट डायोरिनल टेम्परेचर किसका होगा, मरकरी का। डायोरिनल मतलब हॉटेस्ट और जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर के बीच की रेंज सबसे ज्यादा। तो ये हो गया 89 फैक्ट। 90 फैक्ट है कि व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। टोटल में बताया था मेरिडियन टोटल नंबर होता है 360, प्राइम मेरिडियन से 180 इधर और 180 इधर।
तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जहाँ पे मीट करते हैं वो होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। और एक फैक्ट मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो आप अगर इससे ईस्ट की तरफ जाओगे तो आप 1 डे गेन करोगे, ईस्ट की तरफ जाने में गेन करेंगे। और वेस्ट की तरफ अगर आप आओगे तो आप 1 डे लूज करोगे। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, लॉन्गिट्यूड, ये इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड है, ये अर्थ सरफेस पे है, ये लोकेटेड है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, अभी मैंने बताया। ग्रीनविच मीन लाइन से या फिर ग्रीनविच मेरिडियन से या फिर प्राइम मेरिडियन से, जो कि 0 डिग्री ईस्ट या 0 डिग्री वेस्ट है, वहां से 180 डिग्री दोनों तरफ आप ईस्ट या वेस्ट जाओ तो वो वाली लाइन को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। फिर ये देखिए पहले पिछले वाली वीडियो में हो चुका है, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक बोलते हैं फोकस को। ये जैसे अर्थ है तो यहाँ पे अगर मान लिया अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है तो इसको फोकस बोलेंगे। यहाँ से सीज्मिक वेव चारों डायरेक्शन में फैलेंगे, फिर ये उसके जस्ट एग्जैक्टली वर्टिकली अबव जो पोजीशन होती है जहाँ से अर्थ की सरफेस चालू होती है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। वही लिखा हुआ है, द फोकस इज द लोकेशन वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस and the ground ruptures at this spot, then seismic waves radiate outwards in all directions. स्टडी ऑफ लेक्स को बोलते हैं लिम्नोलॉजी, याद रखिएगा ये। लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर्स, लेक्स both freshwater and saline, reservoirs, rivers, streams, wetlands and groundwaters as ecological systems interacting with their drainage basins and the atmosphere. तो ये होती है लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ लेक्स। और भी कई सारे कई तरह की इनलैंड वाटर बॉडीज, लेक्स, रिजर्वायर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स, ग्राउंड वाटर। फिर द पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद द वाटर इज ये अप्रोक्सीमेटली 2/3। टोटल देखिए अगर आप अर्थ को देखेंगे तो करीबन 29% अर्थ का लैंड और 71% के करीब वाटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इतना ही करीबन 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल वाटर सरफेस है ये करीबन, अभी मैंने बताया 71 के करीब है, 70.8%। और टोटल लैंड सरफेस है 29%। ये करीबन कितना है 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से इंडिया का सिर्फ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड के एरिया का केवल 2.4% है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड ये एंजल वाटरफॉल बोलते हैं, ये वेनेजुएला में। याद रखिएगा ये वर्ल्ड का हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है विद अ हाइट ऑफ 979 मीटर। 95 फैक्ट है कि ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, मैंने बताया था अभी आपको। ये अर्थ से अगर आप चालू करेंगे तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर आइनोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है, सबसे ऊपर वाला जो स्पेस तक जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि सन से आने वाली यूवी रेस को ब्लॉक कर देती है, जिससे ह्यूमन को काफी डेंजर होते हैं, कैंसर वैंसर होने का खतरा रहता है, स्किन कैंसर। ट्रोपोस्फेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होते हैं, रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, टोर्नेडो फॉर्मेशन, ये सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। फिर ये मीजोस्फेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्स से, स्पेस से कई बार मेटोराइट्स आते हैं, तो ये यहाँ पे जैसे ही मीजोस्फेयर से पास होंगे बर्न हो जाते हैं। फिर ये थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर में रेडियो वेव्स ये रिफ्लेक्ट करता है आयनोस्फेयर। तो ये लेयर्स हैं, आप याद रखिएगा। स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड मेजर लेयर, अभी मैंने बताया, जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड बिलो द मीजोस्फेयर। प्राइम मेरिडियन ये पास होती है ग्रीनविच, एक जगह है लंदन में। और मेरिडियंस ये एक्चुअली प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है, और इसको ये ग्रीनविच वाली लाइन को इसलिए बनाया गया क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश के साइंटिस्ट काफी डेवलप पोजीशन पे थे, और उसी टाइम ये मेरिडियन को डेजिग्नेट किया गया 0 डिग्री को। तो और लंदन में वो ब्रिटिश की रॉयल लेबोरेटरी है, तो इसीलिए वहाँ उसको दे दिया गया 0 डिग्री। और इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि अर्थ में जितनी भी जगह का टाइम जोन है वो सब जीएमटी से डिवाइडेड है। 24 टाइम जोन है, अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको।
अगर आप ये प्राइम मेरिडियन से वेस्ट ईस्ट की तरफ जाओगे तो इसमें प्लस होगा, और वेस्ट की तरफ जाओगे तो माइनस होगा। जैसे इंडिया ईस्ट की तरफ है, इंडिया का जो टाइम है वो GMT+5 आवर्स 30 मिनट्स है, GMT प्लस 5.5 घंटे। तो जितना भी GMT पे टाइम हो रहा होगा लंदन में, वहां से 5.5 घंटे अगर आप ऐड कर लें तो इंडिया का टाइम मिल जाएगा। ये कुछ नोट लिखा हुआ है कि मेरिडियन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ लाइंस होती हैं विच पास फ्रॉम पोल टू पोल। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं। ये प्राइम मेरिडियन तो स्ट्रेट होगी, बाकी मेरिडियन ऐसे होंगी। Passing through the equator. To begin the marking of longitude, any line could be chosen at 0 degree longitude, as longitudes are arbitrary lines. फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज ए रॉ मटेरियल। बॉक्साइट वैसे एल्यूमिनियम का ओर होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। बॉक्साइट इज एन एल्यूमिनियम ओर, देखिए लिखा हुआ है, इज द वर्ड्स मेन सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द मिनरल्स गिप्साइट, बोहेमाइट एंड डाइस्पोर, which mix with two iron oxides, goethite and hematite. हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल होता है एंथ्रेसाइट। देखिए 4 टाइप के कोल होते हैं इंडिया में, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रेसाइट। एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, PLBA, इससे आपको जो हाईएस्ट क्वालिटी और लोवेस्ट क्वालिटी कोल का पता चल जाएगा। हाईएस्ट क्वालिटी मतलब उसमें कार्बन का परसेंट सबसे ज़्यादा होगा, वो होता है एंथ्रेसाइट। पीट सबसे लोवेस्ट, सबसे बेकार क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का कोल होता है यहाँ पे। पीट में कार्बन का परसेंट काफ़ी कम होता है। पीट से आप एंथ्रेसाइट की तरफ बढ़ोगे तो कार्बन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। पीट से ज़्यादा होगा लिग्नाइट में, फिर होगा उससे ज़्यादा होगा बिट्यूमिनस में, और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, उसमें कार्बन का परसेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए PLBA याद रखिएगा आप। एंथ्रेसाइट कोल हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट वैरायटी का कोल होता है, हाई लेस्चर होता है इसमें। एंथ्रेसाइट इज मोस्ट मेटामॉर्फोज टाइप ऑफ कोल। इसमें कार्बन कंटेंट होता है 92.1% से लेकर 98%। और एंथ्रेसाइट इट इग्नाइट्स विद डिफिकल्टी एंड बर्न्स विद अ शॉर्ट ब्लू एंड स्मोकलेस फ्लेम। Second green revolution is related with rice. Second green revolution is a change in the agriculture production widely thought necessary to feed and sustain the growing population on earth. ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी जो कि ह्यूमन को नोन है वो है जियोथर्मल एनर्जी। फिर जियोथर्मल एनर्जी मतलब होती है कि जो अर्थ के अंदर कुछ प्रोसेस होती हैं उससे हीट जो जनरेट होती है, उस हीट को अगर हम एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर लें तो उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्लीन होती है, सस्टेनेबल होती है, रिसोर्सेज, ये ये रिसोर्सेज ऑफ द, ये जो जियोथर्मल के एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं ये शैलो ग्राउंड से लेके हॉट वाटर तक होते हैं। और हॉट रॉक होते हैं, ये कई मील्स तक अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं। ये मैग्मा होता है ना, जिसे अर्थ के जो इंटीरियर अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मैग्मा में बहुत हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से ये जो अर्थ का पे कई बार हीट सरफेस तक आ जाती है, काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, तो उसी से अगर आप एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। नेचुरल गैस होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, मेनली उसमें मीथेन होता है नेचुरल गैस में, याद रखिएगा। और भी कुछ हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो नेचुरल गैस कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, मोस्टली उसमें मीथेन होता है। अदर और भी कुछ गैसेस होती हैं नेचुरल गैस में, जैसे कि इथेन, C2H6, प्रोपेन, C3H8, ब्यूटेन, C4H10। तो ये सब मिला के नेचुरल गैस बनती है। मीथेन का सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन रहता है। मीथेन बर्न्स क्लीनली टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेचुरल गैस इसीलिए क्लीनर फ्यूल माना जाता है, मेजरली ये मीथेन से बनता है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज जावा, जो कि इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया का जावा मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। ये लिखा हुआ है कि इंडोनेशियाज आइलैंड ऑफ जावा इज द लार्जेस्ट large island that is mostly most densely populated with a population density of 2100 people per square kilometer। जावा में करीबन
107 मिलियन पीपल रहते हैं, 51,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया है। और एंड द आइलैंड ऑफ मैनहट्टन, हांगकांग एंड सिंगापुर आर द थ्री अदर हाईली डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड। जावा है सबसे बड़ा, और फिर उसके बाद मैनहट्टन, हांगकांग और सिंगापुर। विच सिटी इज नोन एज पर्ल सिटी? ये पर्ल सिटी बोलते हैं ट्यूटिकोरिन को। ट्यूटिकोरिन इज नोन एज द पर्ल सिटी ड्यू टू द पर्ल फिशिंग कैरिड आउट ऑन इट्स टाउन। ये कॉमर्शियल सी पोर्ट है विच सर्व द इनलैंड सिटीज ऑफ साउदर्न इंडिया, एंड इट इज वन ऑफ द सी गेटवेज ऑफ तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु में ये कोस्टल सिटी है, ट्यूटिकोरिन पोर्ट है यहाँ पे, इसको पर्ल सिटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पर्ल फिशिंग कैरिड की जाती है। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये चाइना है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जो टी का, वो है केन्या। गोल्डन रिवॉल्यूशन मतलब होता है कि द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। याद रखिएगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। देखिए, हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए बोलते हैं कि पुराने जमाने में जब ये जो अरब्स होते थे वो शिप से सेल करते थे, तो ये जो 30 डिग्री, अगर आप देखेंगे, ये इक्वेटर और ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ, तो यहाँ से इनका शिप गुजरता था, तो वेव्स जो भी वेस्टर्ली वेव चलती थी उनकी वजह से रिस्ट्रिक्शन आता था। तो ये लोग क्या करते थे, वजन हल्का करने के लिए ये यहाँ पे जो घोड़े होते थे, जो हॉर्स होते थे, उनको ये सिंक कर देते, डिबो देते थे। तो उसकी वजह से इस शिप का जो वेट है वो कम हो जाता था, और जो शिप है वो मूवमेंट करने लगता था। इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। लेसोतो ये एक ऐसा कंट्री है अफ्रीका में विच इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा, एकदम नीचे के पोर्शन में मान लीजिए ये अफ्रीका है ऐसे, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे बीच में एकदम बीचों बीच है लेसोथो। तो लेसोथो इज अ कंट्री कम्प्लीटली सराउंडेड बाई साउथ अफ्रीका। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी मसेरू है। लेसोतो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है। फिर है विच स्टेट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशन? वो बाबेल मंदेब है। देखिए, अगर आप देखेंगे ये पूरा वर्ल्ड मैप, तो जैसे ये इंडिया है यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे ये ईरान है। तो उसके अगर और इधर देखेंगे तो ये है पर्शियन गल्फ, और उसके नीचे देखेंगे ये है रेड सी। तो रेड सी और ये जो अरेबियन सी है, तो इसके बीच में जो ये है जो स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं बाबेल मंदेब। और ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लिंक है इंडियन ओशियन और मेडिटेरियन सी के बीच में, क्योंकि देखिए यहाँ से ये अरेबियन ओशियन है, फिर ये रेड सी है, और फिर इसी में यहाँ पे सुएज कैनल आएगी, और फिर यहाँ पे मेडिटेरियन सी आएगा। फिर है द गैस हैविंग द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन एयर इज नाइट्रोजन। एयर में नाइट्रोजन, अगर आप एयर का ये कॉम्पोजिशन करेंगे तो एयर में सबसे ज़्यादा होती है, 78% होती है नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे होती है ऑक्सीजन 21%, और थर्ड नंबर पे होती है आर्गन। याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड याद रखते हैं, आर्गन लोग भूल जाते हैं, तो थर्ड नंबर पे आर्गन है, ARGON। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस भी होती हैं, वाटर वेपर भी होते हैं। फिर 110th फैक्ट है कि द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज। लार्जेस्ट कवर अगर आप देखेंगे इंडिया में, मैंने एक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2015 की रिपोर्ट बनाई थी, उसमें फॉरेस्ट रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिएगा उसका वीडियो। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो है मध्य प्रदेश के पास, एरिया वाइज। फॉरेस्ट कवर इन मध्य प्रदेश ये करीबन 77,522 स्क्वायर किलोमीटर है। पोर्ट ब्लेयर ये लोकेटेड है साउथ अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर हेडक्वार्टर है इंडियन डिस्ट्रिक्ट का साउथ अंडमान का, और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन है, इसीलिए इसको, और ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्ट ब्लेयर। फेमस लगून लेक ऑफ इंडिया ये चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में है। ये ब्रैकिश वाटर लगून है। उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट में ये फैली हुई है, पुरी, खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है ये। और ये इट इज ऑल्सो एट द माउथ ऑफ द दया रिवर, दया रिवर के माउथ पे है ये चिल्का लेक।
फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल कवरिंग एन एरिया ऑफ अराउंड 1100 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने बताया था रामसर की साइड भी है ये चिल्का लेक, याद रखिएगा। 26 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं रामसर कन्वेंशन के अंडर, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स ऑफ इंडिया की, उसमें से एक चिल्का लेक भी है। और ये जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो ये ओलिव रिडले टर्टल भी पाया जाता है। और ये जो ओलिव रिडले टर्टल है, ये फ्लैगशिप स्पीसीज है चिल्का लेक की, ये भी मैंने बताया था आपको। फ्लैगशिप स्पीसीज मतलब कि वो अगर प्रेजेंट है तो चिल्का लेक की हेल्थ काफी ठीक होगी। फिर है 113 फैक्ट है कि विच क्रॉप इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग नाइट्रेट्स टू द सॉइल। ये ब्लैक ग्राम है। तो ब्लैक ग्राम इज द क्रॉप which increases soil fertility by adding nitrates to the soil. It is an important pulse crop grown particularly in summer and rainy seasons under the rain-fed condition in असम। तो ब्लैक ग्राम जो होती है, चना, काला चना, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है, सॉइल में नाइट्रेट्स ऐड करती है। ये जो पल्सेस होती हैं वो लेगुमिनस क्रॉप होती हैं। उसका मतलब होता है कि अगर आप और किसी भी चीज की खेती कर रहे हैं तो पल्सेस को कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया जाता है, कि जैसे और जो क्रॉप्स होती हैं वो सॉइल से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जो पल्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो लेगुमिनस होती है, वो सॉइल को नाइट्रोजन देता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है कि अगर आपने कोई और क्रॉप की कल्टीवेशन की और उसके बाद आपने पल्स कर दी, तो वो सॉइल में जो नाइट्रोजन का बैलेंस है वो बना रहता है, इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। एक्सेप्ट अरहर। अरहर जो दाल होती है उसको प्रेफर नहीं करते हैं। फिर विच स्टेट्स इज कॉल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नाटक है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर है, 402 के करीब है यहाँ पे टाइगर। टाइगर रिपोर्ट मैंने बनाई थी वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा। कोयली ऑयल रिफाइनरी ये गुजरात में लोकेटेड है। हाईएस्ट पीक सतपुरा में जो है वो धूपगढ़ है। गिरनार हिल्स आर लोकेटेड इन द गुजरात। गिरनार हिल्स कहाँ पे है? गुजरात में है। एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन है 29.7 किलोमीटर पर सेकेंड। विच प्लैनेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट और मून। ये जुपिटर के पास है, इसके पास करीबन 63 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। दिस इज द, और जुपिटर है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और ये फिफ्थ फ्रॉम द सन है। और दिस प्लैनेट वाज नोन टू द एस्ट्रोनॉमर्स इन एंशिएंट टाइम। वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इसको बोलते हैं क्लोइया में। ये क्लोइया है, ये किलाउया, ये करंटली एक्टिव है। ये शील्ड वॉल्केनो है, ये हवाईयन आइलैंड में है। और ये मोस्ट एक्टिव है, जो टोटल 5 वॉल्केनो है दैट फॉर्म्स द आइलैंड ऑफ हवाई। तो हवाई 5 आइलैंड से मिलकर बना है, उनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव है ये किलुइया। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं टॉप 200 फैक्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये ज्योग्राफी के, मस्ट नो फैक्ट्स हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी और कई सारी बुक्स से कलेक्ट करके ये पॉइंट लाए गए हैं। ये 4 पार्ट में हम लोग 120 क्वेश्चन तक 120 फैक्ट देख चुके हैं। 121st फैक्ट से चालू करते हैं इस पार्ट में। तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये है नील नदी। सबसे लंबी नदी है वर्ल्ड में नील नदी, लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम वाली नदी देखेंगे वो है अमेजोन, जो कि साउथ अमेरिका में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाकिस्तान से पास नहीं होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड वाली लाइन है। ये इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, मैंने बताया था। वेस्ट से चालू करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 ये स्टेट हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। याद रखिएगा, उड़ीसा से पास नहीं होती है ये। एक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है गैब्रो। नायग्रा फॉल जो है वो यूएस में है। ये कलेक्टिव नेम है 3 वाटरफॉल का, ये मिला जुला नाम है ये नायग्रा फॉल। और ये है इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन कनाडा और यूएस के आसपास। माउंट इटना ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, ये इटली में है। माउंट इटना, माउंट सिसली, ये दोनों इटली में है।
ओजोन गैस अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। रानीगंज कोल्ड फील्ड ये वेस्ट बंगाल में है। आसनसोल और दुर्गापुर सब डिवीजन में है। अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अर्थ में बहुत ज़्यादा वाटर है, करीबन टोटल अर्थ का 71% वाटर है, और इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है। ज़्यादातर जितने भी ग्रेट अगर आपका इनिशियल लगाओ किसी भी डिजर्ट में तो वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही है। एक दो इसमें यूएस में है, बाकी ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट फुजी ये जापान में लोकेटेड है। ये मोस्ट फेमस वॉल्केनो इन द वर्ल्ड है। ये रिंग ऑफ फायर में है। ये रिंग ऑफ फायर मैंने बताया था पैसिफिक ओशियन में है। तो ये माउंट फ्यूजी ये टोक्यो में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। हाइट इसकी करीबन 11,000 फीट। कान्हा नेशनल पार्क ये एमपी में है। ये नेशनल पार्क की हम लोग लिस्ट देखेंगे, उसकी ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे कैसे याद रखे जाएं, क्योंकि नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा हैं। उसमें से हमको कम से कम 50 से 60 याद होने चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से चार अगर आप ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से दो या तीन जरूर ऐसे होंगे जो काफ़ी जाने पहचाने या फिर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। 132nd फैक्ट है कि विच क्लाउड अकर एट द हाईएस्ट लैटिट्यूड, हाईएस्ट अल्टीट्यूड, ये है साइरोस्ट्रेटस। सुएज कैनाल ये कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इंडिया की वो पंतनगर में स्टैब्लिश की गई थी। ये दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर में है। सन, अपनी जो सन में एनर्जी फॉर्म होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। फ्यूजन का मतलब होता है जब 1H1 और 1H1 आपस में मिलते हैं, दो एटम हाइड्रोजन के आपस में फ्यूज करते हैं, तब एक बड़ा एटम बनाते हैं हीलियम 2He4, और फिर एक लॉट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है। तो दो स्मॉल न्यूक्लियाई इसमें मिलके बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। उसमें उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और सन की जो एनर्जी है उसका मेन सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन है। याद रखिएगा जो न्यूक्लियर पावर हम लोग जनरेट करते हैं, न्यूक्लियर जो पावर जनरेशन प्लांट होता है उसमें फ्यूजन अभी तक नहीं, फ्यूजन को अभी तक नहीं किया गया है। जो भी अभी तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फिजिबल है, वो न्यूक्लियर फिजन के लिए है सिर्फ। वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ बाय एरिया, और इसीलिए इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक बोला जाता है, या फिर फुल फ्लैश सी बोला जाता है। ठीक है, बाकी सब जो प्लानट है वो काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं मूव, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन एक प्लानट एक एक्सेप्शन है, ये वीनस भी है और यूरेनस भी है। जियो शियोलॉन्ग में तो यूरेनस भी दिया हुआ है। ये दोनों जो प्लांट्स हैं, ये प्लानट हैं, ये रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। हाईएस्ट प्लेटू वर्ल्ड का है पामीर प्लेटू, पामीर नॉट बोलते हैं उसको। कई सारी माउंटेन रेंजेस यहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना को बोलते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एक्चुअली कई सारे नाम होते हैं इसके, तो जो एरिया इसका ये अफ्रीका के आसपास है उसको सवाना बोलते हैं। ये काबो राजी इज द बॉर्डर ट्राइब पॉइंट बिटवीन द कंट्रीज इंडिया, चाइना और म्यांमार। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं टॉप 200 ज्योग्राफी के फैक्ट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि एनसीईआरटी और भी जो रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनसे लिए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें ज्योग्राफी के। ये मस्ट नो फैक्ट्स हैं। ये आप अगर आप देख लेंगे तो इसमें ज्योग्राफी के आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से सही हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्ट यूपीएससी। यूपीएससी में भी आजकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। 141 तक हम देख चुके थे पिछले पार्ट में, इस पार्ट में चालू करेंगे 142। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट ये यूपी में लोकेटेड है, याद रखिएगा। बुलंदशहर में है ये नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। इकलौता यूपी में प्लांट है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। ढोलेरा ये जियोथर्मल बोरवेल के लिए फेमस है। ये लोकेटेड है गुजरात में। दिबांग वैली ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में।
पीपावाव शिपयार्ड ये लोकेटेड है गुजरात में। ग्रेट बुरखान खालदून माउंटेन ये लोकेटेड है मंगोलिया में। केबुल लामजौ ये वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है लोकटक लेक में, जो कि मणिपुर में है। ये मैंने बताया था आपको 26 जो रामसर साइट्स है इंडिया में, उसका वीडियो था जो, उसमें ये बताया था आपको फैक्ट। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी में एक दो बार पूछ चुके हैं इसको। तो ये स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। केबुल लाम जो नाम है इसका, वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये, लोकटक लेक पे, जो कि एक रामसर की साइट है इंडिया में। फिर एक करचम वांगटू ये पावर प्रोजेक्ट है, ये हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। करचम वांगटू पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। गंडक कैनल है, ये ज्वाइंट इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट है इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडिया और नेपाल के बीच में जो गंडक रिवर है उस पे गंडक कैनल बनाई गई है। ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ ये चिली में है। ये अटाकामा डिजर्ट के आसपास वाला जो एरिया है वो ड्राइएस्ट है। कंट्रोवर्शियल ओमकारेश्वर डैम है, ये नर्मदा रिवर पे बनाया गया था, मतलब नर्मदा रिवर पे है ये। तो ओमकारेश्वर डैम ये ग्रेट ग्रेविटी डैम है, ये नर्मदा रिवर ओमकार ओमकारेश्वर एमपी में है ये। तो ओमकारेश्वर डैम नर्मदा रिवर पे है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। मेसाबी रेंज यूनाइटेड स्टेट्स ये आयरन ओर की डिपॉजिट के लिए काफी फेमस है। लिपू लेक पार्क ये जो पास है, ये इंडिया और चाइना का ट्रेड पॉइंट है, उत्तराखंड में है ये। याद रखिएगा, लिपू लेक पास है, ये एक ट्रेड रूट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये किस में है? उत्तराखंड में है ये। हाजोंग लेक ये, इसको बोलते हैं टॉर्टवाइज लेक, और ये लोकेटेड है असम में। हाजोंग लेक ये, इट इज पॉपुलरली नोन एज टॉर्टवाइज लेक एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। वेलस लाइन ये बाउंड्री है विच सेपरेट द इको जोन ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आइसलैंड्स ऑफ जो तस्मानिया है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट विच हैज हायर रेशियो ऑफ कोस्ट टू द लैंडमास, ये है यूरोप। यूरोप में कोस्टल एरिया काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैंडमास। लेटेस्ट जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसका मैंने वीडियो बनाया था, आप देख लेना एक बार। टोटल जो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इज फॉरेस्ट का केवल एरिया है वो 21.34% है। अगर उसमें आप ट्री का भी जोड़ दो तो 3% के करीब आ जाएगा, तो 24 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री का एरिया। लॉन्गेस्ट डैम इंडिया में हीराकुंड डैम है। हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसको जिसको यूज किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एयर को मेजर करने में। ये पनामा कैनल का ये जो भी ये प्रोजेक्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन 100 साल कंप्लीट कर लिया इसने। ये 2014 में इसने 100 साल कंप्लीट कर लिए। 77 किलोमीटर शिप कैनल है पनामा में, जो कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। माउंट ब्लांक ये हाईएस्ट माउंटेन है यूरोपियन यूनियन में। देखिए एक फैक्ट और मैं बता दे रहा हूँ, एक जैसे नॉर्थ अमेरिका ये जो है कॉन्टिनेंट, और ये साउथ अमेरिका में है। तो इसमें एक ही कंट्री ऐसी है साउथ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, जो कि जिसका एक्सेस अटलांटिक में भी है और इधर ये पैसिफिक में भी है। ये माउंट ब्लैंक ये हाईएस्ट माउंटेन है यूरोपियन यूनियन में। इंडिया इंडिया का जो टोटल एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, और या फिर 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ये वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। कोयली ऑयल रिफाइनरी गुजरात में है। कोल और पेट्रोलियम सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, याद रखिएगा, इग्नियस रॉक्स में नहीं होता है कभी भी। कोल एंड पेट्रोलियम हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में होगा। पायरोमीटर को यूज करते हैं टू मेजर हाई टेम्परेचर। ये देखिए, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, आप इसको याद कर लीजिए, कई बार फिर से आ सकता है ये। तो पायरोमीटर इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर।
वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मस्ट नो ज्योग्राफी फैक्ट्स देख रहे हैं। ये एनसीईआरटी की बुक की समरीज से लिए गए हैं और भी कई सारी बुक से लिए गए हैं। ये सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी और स्टेट थीसिस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स आते हैं। तो उसी की ये टॉप 200 फैक्ट्स हैं। पिछले हम लोग 6-7 पार्ट देख चुके हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट होगा इसका। 167 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे कि पायरोमीटर इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ये वर्ल्ड में है, ये जम्मू कश्मीर में बना है, ऑन द रिवर चेनाब रिवर। ये भी याद रखिएगा, चेनाब रिवर पे, चेनाब नदी पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है जम्मू कश्मीर में। इंडिया का थर्ड रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में भारतीय है। तो भारती इज द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड अंटार्कटिक रिसर्च फैसिलिटी। दो और भी थे, एक जैसे कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। इंडिया का सबसे पहला रिसर्च फैसिलिटी, ये इसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, और फिर उसके बाद मैत्री था, और अब होगा भारती। ये तीन इंडिया के रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका पे, याद रखिएगा। तो अंटार्कटिका पे तीन है ये सर्च स्टेशन, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और अभी भारती। और इंडिया का जो आर्कटिक पे रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है हिमाद्री। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इंडिया के रिसर्च स्टेशन, पहले तो आप लिख लीजिए आर्कटिक, आर्कटिक पे है हिमाद्री, नाम है उसका, HIMADIR, हिमाद्री। और जो अंटार्कटिक में उनके नाम लिखे हुए हैं इसमें, मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री और भारती। याद रखिएगा इसको। ये सिम्हाद्री ये सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट में। सोलोमन आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशन में। सोलोमन आइलैंड एक्चुअली कलेक्शन है 1000 के करीब आइलैंड का, ओशनिया में, और ये सोवरेन कंट्री बनाता है। ये पापुआ न्यू गिनी, जहाँ पे अभी एक जो अपने प्रेसिडेंट है उनकी विजिट हुई थी, उसके ईस्ट में है ये सोलोमन आइलैंड। ये मेलानेशिया में है। नियामगिरी हिल्स ये फेमस है बॉक्साइट ओर्स के लिए। ये नर्मदा रिवर है, जो नर्मदा और तापी, ये दो मेजर रिवर ऐसी हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो नहीं करती हैं, जबकि ज़्यादातर जो पेनिनसुलर की रिवर्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और जो ये नर्मदा और ये जो ताप्ती रिवर है, ये दोनों रिफ्ट वैली से पास होती हैं, और इनका डायरेक्शन होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। नर्मदा का डायरेक्शन होता है ईस्ट टू वेस्ट, इस तरफ होता है, और बाकी सब रिवर का डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट। ये यहाँ पे होना चाहिए वेस्ट टू ईस्ट। इताइपू डैम ये लार्जेस्ट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, ये ब्राजील में है। माउंट विल्सन ये अंटार्कटिका में, याद रखिएगा, माउंट विल्सन ये हाईएस्ट माउंटेन है अंटार्कटिका में। जादूगुड़ा माइंस ये झारखंड में, ये फेमस है बहुत ज़्यादा यूरेनियम के लिए। यूरेनियम की माइनिंग की जाती है जादूगुड़ा माइंस में, जो कि झारखंड में है। पालकोंडा हिल्स ये रेंज ऑफ हिल्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स में है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन में है, जो कि एक डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में। तो सुंदरबन जो डेल्टा है वो फेमस है काफ़ी ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, और इसका कुछ पार्ट इंडिया में, कुछ पार्ट बांग्लादेश में है। नेशनल हाईवे 1 को शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं। ये नॉर्दर्न इंडिया में, ये लिंक करता है नॉर्थ, ये दिल्ली, नेशनल कैपिटल दिल्ली से पंजाब तक ये कनेक्ट करता है, ये नियर इंडिया इंडो पाक बॉर्डर तक। पेशावर खैबर पास के आसपास है। क्राल इज यूज फॉर फेंस्ड विलेज ऑफ मसाई हरदर। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक बोलते हैं फिनलैंड को, याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं।
यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस में। तो पूछेंगे विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। तो द आंसर इज फिनलैंड। फिनलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। मुदुमलाई सेंचुरी फेमस है टाइगर्स के लिए। कुल्लू वैली सिचुएटेड है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। टाइड्स ये ग्रेविटेशनल पुल जो होता है अर्थ का और सन का और मून का अर्थ पे, उसकी वजह से टाइड्स बनती हैं। स्प्रिंग टाइड होती है, नीप टाइड होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कूल टेम्परेट ग्रासलैंड जो साउथ अमेरिका के, उसको बोलते हैं पैम्पास। टेम्परेट आइलैंड के कई सारे नाम होते हैं, जैसे कि ये साउथ अमेरिका वाले को पैम्पास बोलते हैं, और नॉर्थ अमेरिका वाले को प्रेरीज बोलते हैं, और भी कई सारे नाम होते हैं। जायद सीजन सीजन में जनरली फ्रूट्स या फिर हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स ये कल्टीवेट की जाती हैं, और इसमें से वाटरमेलन काफ़ी ज़्यादा ये कल्टीवेट किया जाता है जायद सीजन में। जायद सीजन में देखिए इंडिया में 3 सीजन होते हैं। खरीफ वो होता है करीबन मानसून से लेके अक्टूबर तक, और फिर होता है राबी, वो होता है ये मानसून के एंड से लेके जनवरी तक, और फिर उसके बाद आता है जैद सीजन, वो जनवरी से लेके ये फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक होता है। तो इसमें जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो सब उगाए जाते हैं इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में देखिए मैंने बताया वही 2 सीजन होते हैं डिस्टिंक्ट। खरीफ होता है जुलाई से अक्टूबर, रबी होता है अक्टूबर से मार्च। मार्च और जून के बीच में जैद सीजन होता है, इसमें वाटरमेलन और भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, बिटर गॉड्स, कुकुम्बर ये उगाए जाते हैं सब। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, सबको पता ही होगा ये, कई बार मैं बता चुका हूँ वीडियोस में। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे आर्गन होती है, याद रखिएगा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये। जो क्रॉप मेनली हिल्स पे उगाई जाती है वो है स्वीट पोटैटो। इक्वेटर को कौन सी नदी 2 बार क्रॉस करती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अफ्रीका में कॉन्गो नदी या कॉन्गो रिवर, इसको जायरे रिवर भी बोलते हैं। इट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आप इसको याद कर लिए। कॉन्गो रिवर है ये, जायरे रिवर है इसको बोलते हैं, ये अफ्रीका में है, और ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में। सो कॉन्गो रिवर इज द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द अफ्रीका, एंड इट इज द रिवर विच क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। यारलुंग सांगपो रिवर को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। यारलुंग सांगपो इसका तिब्बत या चाइना में नाम है। पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। रेड प्लैनेट मार्स को बोलते हैं, सबको पता होगा। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान है। राजस्थान से पहले एमपी था, लेकिन फिर एमपी को बाइफरकेट कर दिया एमपी और छत्तीसगढ़ में, तो फिर उसके बाद राजस्थान बन गया। कोल्ड एशियन करंट है हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट ये कोल्ड, ये लो सैलिनिटी ओशियन करंट है दैट ये फ्लो करता है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और ये फ्रॉम द साउदर्न टिप ऑफ चिली टू द नॉर्दर्न पेरू। ये जो हम्बोल्ट करंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट है, और जब एल नीनो आता है तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इसी की वजह से जो पेरू में फिशिंग इंडस्ट्री है वो एकदम से क्रैश कर जाती है। और ये जो हम्बोल्ट करंट है कोल्ड करंट है, इसीलिए इसकी वजह से ये मतलब जो कोस्ट पे एरिया है उसको, जो इंटरनल वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है ये अप स्ट्रीम के थ्रू, और उसमें कई सारी फिशेज आ जाती हैं। इंडो पाक बागड़ी एयर प्रोजेक्ट ये चेनाब रिवर में लोकेटेड है। टूरिस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन है रॉट आयरन। द लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज आइसोबार। मतलब अगर 2 जगह इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो आइसोबार बोलेंगे उसको, इक्वल टेम्परेचर होगा तो आइसोथर्मल बोलेंगे। डेड सी सिचुएटेड है इसराइल में, एशिया में। तो ये है पूरी सीरीज। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये ज्योग्राफी के, ये डायरेक्ट स्टैटिक जीके के फैक्ट्स हैं ये, तो आप इसको याद रख लीजिए। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं इसमें से कई सारे, और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में कई बार ऐसे क्वेश्चन फिर से आ जाते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाकी कोई नई सीरीज चालू करेंगे, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स।